नमस्कार। भूगोल विषय के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का मूल विषय है भारत में औद्योगिक प्रदेश। तो हम आज अपने इस लेक्चर में औद्योगिक प्रदेश से संबंधित चर्चा करेंगे और उद्योग से संबंधित विभिन्न पक्षों को जानेंगे, समझेंगे। तो आइए पहले देख लेते हैं कि भारत में आखिर कौन कौन से मुख्य औद्योगिक प्रदेश पाए जाते हैं। विभाजन की दृष्टि से औद्योगिक प्रदेश को कई भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन बेसिकली हम 8 औद्योगिक प्रदेशों की चर्चा करेंगे जो भारत के महत्वपूर्ण प्रदेश होंगे। ठीक है, तो पहला औद्योगिक प्रदेश है हमारा मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश इसको बोलते हैं, मुंबई पुणे। दूसरा हो जाएगा हमारा गुरुग्राम दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश। तीसरा हो जाएगा हमारा गुजरात औद्योगिक प्रदेश। इसमें गुजरात, अहमदाबाद, बड़ौदा इत्यादि औद्योगिक प्रदेश शामिल हो जाएंगे। ठीक है, चलें। चौथा छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। पांचवा हुगली औद्योगिक प्रदेश, हुगली। छठा हो जाएगा विशाखापट्टनम गुंटूर, विशाखापट्टनम गुंटूर। इसके अलावा हो जाएगा सातवां हो जाएगा इसमें बेंगलुरु तमिलनाडु, क्योंकि आप जानते हैं बेंगलुरु एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है इंडस्ट्री की दृष्टि से भारत का, तमिलनाडु। और आठवां हो जाएगा कोल्लम तिरुवनंतपुरम, कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। तो इस तरीके से भारत को मुख्यतः 8 औद्योगिक प्रदेशों में बांटा जाता है। अब हम इनकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इन प्रदेशों की। तो आखिर अर्थ क्या है इन प्रदेशों का, यह पहले जान लेते हैं। देखिए, औद्योगिक प्रदेश का अर्थ क्या है। आप जानते हैं भारत विषम भौगोलिक संरचना के साथ, विषम उच्चावच, इसके अलावा विषमता के साथ यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, पर्यावरणीय प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ये भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इन सब दृष्टिकोणों से भारत के कुछ भागों में अच्छे उद्योग डेवलप हो पाए, विकसित हो पाए, जबकि कुछ भागों में भारत में उद्योग विकसित नहीं हो पाए हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम कहें कि नॉर्थ ईस्ट, तो उत्तर पूर्वी जो भाग है हमारा, सेवन सिस्टर जिसको कहा जाता है, उसकी संरचना वहाँ पे उतार चढ़ाव हो जाता है। वहाँ पे आप देखेंगे तो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, उच्चावच की स्थिति है, और इसके अलावा और ही बहुत सारे कारक हैं जिसमें राजनीतिक कारक भी हैं कुछ। तो इस प्रकार यहाँ पे उद्योग उतने डेवलप नहीं हो पाए जितने की उद्योग डेवलप हो सकते हैं मुंबई पुणे के पास, दिल्ली गुरुग्राम के पास। इस तरीके से बहुत सारे कारक होते हैं, राजनीतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक और जलवायु कारक। इसके अलावा भौगोलिक कारक में हम देखेंगे जो नदी पास में, जल का स्रोत होना चाहिए पास में। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके आधार पे किसी स्थान में उद्योग पनपते हैं। उद्योग पनपने के लिए वैसी परिस्थितियां भी होनी चाहिए, तब उद्योग पनपते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे इन सब क्षेत्रों में, चाहे वो दिल्ली गुरुग्राम का क्षेत्र हो, मुंबई पुणे का हो, विशाखापट्टनम का क्षेत्र हो, हुगली का क्षेत्र हो, आप देखेंगे इसमें तिरुवनंतपुरम वाला क्षेत्र हो। तो इस तरीके से इन सब स्थानों में उद्योग पनप पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे परिस्थितियां वैसी थी। यहाँ पे राजनीतिक स्थिति, सामाजिक, भौगोलिक सारी चीजें उद्योगों के लिए अनुकूलन स्थितियां थी, तो इसलिए यहाँ पे पनप पाए हैं। तो चलिए अब इनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम गुरुग्राम मेरठ औद्योगिक प्रदेश। तो गुरुग्राम औद्योगिक मेरठ प्रदेश को हम देखें तो ये आपका गुरुग्राम दिल्ली मेरठ जो पूरा एनसीआर है उसमें फैला हुआ है। आप देखेंगे इसमें आगरा तथा मथुरा तक ये उद्योग का विकास हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे आगरा मथुरा में शीशे का उद्योग और चमड़ा उद्योग आपको देखने को मिलेगा। मथुरा में रिफाइनरी उद्योग देखने को मिलेगा, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन यानी पेट्रोल, तेल शोधन का कार्य होता है, और हम रिफाइनरियों की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। तो पेट्रोकेमिकल उद्योग स्थित है यहाँ पे। गुरुग्राम दिल्ली मेरठ में सॉफ्टवेयर या फिर जो हम सर्विस सेक्टर जिसको कहते हैं,
इसका विकास यहाँ पे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ पे वस्त्र उद्योग एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है। गुरुग्राम दिल्ली एनसीआर की हम बात कर रहे हैं। इस तरीके से ये उद्योग एक प्रमुख केंद्र है भारत में औद्योगिक गति का। दूसरा उद्योग है हमारा, दूसरे की बात करते हैं, गुजरात उद्योग है, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सेज भी है, अभी इसकी बात करते हैं। तो गुजरात का जो औद्योगिक प्रदेश है ये बड़ौदा अहमदाबाद औद्योगिक केंद्र के पास में पड़ता है। यहाँ पे आप देखेंगे वलसाड, सूरत, जामनगर, अहमदाबाद, ये पूरे इस क्षेत्र में फैला हुआ है। 1860 में यहाँ पे 1860 में सूती वस्त्र उद्योग के साथ गुजरात प्रदेश औद्योगिक प्रदेश की शुरुआत हुई थी। हमने पहले ही बात कर चुके हैं, सबसे पहली सूती मिल कहाँ लगी थी? 1854 में। 1860 में यहाँ पे भी सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत हुई। इसके अलावा यहाँ पे रिफाइनरी भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। रिफाइनरी भी हमने बात की थी, जामनगर की रिफाइनरी, इसके अलावा रिलायंस की रिफाइनरी, इसके अलावा यहाँ पे जामनगर, कोयली, इसके अलावा अंकलेश्वर, बड़ौदा, जामनगर, ये सारी लोकेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कांडला बंदरगाह भी है यहाँ पे, जो बहुत बड़ा भारत के मुख्य पोर्टों में से एक माना जाता है। पोरबंदर में यहाँ पे सीमेंट प्लांट आपको देखने को मिलेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा गुजरात में हाल में गिफ्ट सिटी चर्चा में रही है। आप देखेंगे यहाँ पे सोने से संबंधित जो सोना कारोबार होता है, इससे संबंधित यहाँ पे कार्य के लिए बहुत हद तक परिचालन शुरू हुआ है। यहाँ पे अवसर बनाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी खोले गए हैं गुजरात में। चलिए आगे बात करते हैं एक अन्य पे, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश पर, मुंबई पुणे पर। तो आप देखेंगे इस प्रदेश की शुरुआत 1854 से ही हो गई थी, जब पहली बार यहाँ पे सूती वस्त्र मिल ओपन हुई थी। इसके बाद में 1869 में सुएज नहर आने के बाद आप देखेंगे मुंबई पोर्ट का लगातार विकास होता गया। आज भी यहाँ पे बहुत शानदार पोर्ट है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया, और भी यहाँ पे पोर्ट है। तो यहाँ पे इस प्रदेश को गति तब मिली जब सुएज नहर की शुरुआत हो गई। बाद में ये जो मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, लगातार इसका विकास होता गया। इसके बाद मुंबई जो हाई है, यहाँ पे तेल के कुएं मिले, तेल कुएं, इसके कारण यहाँ का विकास और ज्यादा बढ़ा। इसके अलावा तारापुर में नाभिकीय संयंत्र पहला स्थापित हुआ। तो ये सब चीजें कुल मिला के जो मुंबई पुणे है, इसके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टाटा मोटर्स और जहाज निर्माण का एक प्रमुख केंद्र भी है। तो ये सब आप याद रखेंगे। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश की बात कर लेते हैं, आइए देखते हैं इसके बारे में। छोटा नागपुर, ये कहाँ पे है? ये आपका झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। ये पश्चिम बंगाल के बीच में ये पड़ता है, ये वाला प्रदेश। इसमें क्या है, ये भारी उद्योगों के लिए जाना जाता है, भारी धातु उद्योगों के लिए, जिसमें आप देखते हैं यहाँ पे लोहा प्लांट भी है, यहाँ पे लोहा इस्पात प्लांट भी है। इसके अलावा दामोदर घाटी से कोयला उत्पादन किया जाता है, यहाँ पे धातुक प्लांट भी है। इसके अलावा आप देखेंगे इसकी महत्वपूर्ण लोकेशन देखेंगे तो जमशेदपुर हो जाएगी, यहाँ पे लोहा इस्पात प्लांट, बोकारो लोहा इस्पात, इसके अलावा वनपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, राउरकेला, इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे प्लांट स्थित हैं छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश में। अगर छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख केंद्रों की बात की जाए तो इसमें रांची, धनबाद, चौबासा, आसनसोल, हजारीबाग, ये महत्वपूर्ण उद्योग होंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एक और हम इसकी बात कर चुके हैं एनसीआर की, हम बात करते हैं यहाँ पे हुगली औद्योगिक प्रदेश की। हुगली, तो ये हुगली औद्योगिक प्रदेश आपको कहाँ पे मिलेगा? ये यहाँ पे क्या फेमस है? इसमें आप देखेंगे यहाँ पे नील परिष्करण, इसके अलावा चाय बागान और जूट संसाधन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। वैसे भी आप जानते हैं जूट के मामले में बांग्लादेश प्रथम नंबर पर है। जूट उत्पादन आखिर यही क्यों होता है हुगली प्रदेश के पास? वो इसलिए क्योंकि आप देखेंगे यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र का दोआब बनता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है, और ये डेल्टा बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, जिसके कारण यहाँ पे जूट की पैदावार अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पे जूट उद्योग विकसित हो पाए हैं, ठीक है। यहाँ ये ब्रिटिश काल से हुगली उद्योग चर्चा में रहा है। 1832 में यहाँ पे श्रीरामपुर में कागज मिल की स्थापना की गई थी। इसके अलावा हावड़ा में रेशम उद्योग यहाँ पे फेमस रहा है, ठीक है। इस तरीके से बाद में इसमें और जूट मिल भी यहाँ पे
महत्वपूर्ण रहे हैं। इसके अलावा डीजल इंजन कारखाना, हल्दिया में रिफाइनरी है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये पूरा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। इसके प्रमुख केंद्रों की अगर बात करें तो शिवपुर हो जाएगा, नेहाटी, गुरियाह, बजबज, त्रिवेणी, बेलूर और काकीनाडा, ये सब यहाँ के महत्वपूर्ण केंद्र हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एक अन्य केंद्र की, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। विशाखापट्टनम में क्या हो जाएगा, हम जानते हैं आंध्र प्रदेश पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले जहाज उद्योग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ का बंदरगाह है क्योंकि यहाँ पे मशहूर बंदरगाह है। इसके अलावा जो मछलीपट्टनम है, ये मछलीपट्टनम बंदरगाह महत्वपूर्ण है, जिसके कारण यहाँ पे विकास को अवसर प्राप्त हुए, आकर्षण हुआ है विकास के प्रति। गोदावरी बेसिन यहाँ पे कोयला पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोकार्बन गोदावरी बेसिन में। 1941 में यहाँ पे जलयान निर्माण उद्योग स्थापित किया गया, यानी शिपिंग इंडस्ट्री ओपन की गई। इसके अलावा लोहे अयस्कों की प्राप्ति, सीसा जस्ता की प्राप्ति, ये समस्त कारण है कि यहाँ पे उद्योग विकसित हो पाए हैं इन सब चीजों के कारण। तो कुल मिला के हमारे कहने का मतलब ये है रॉ मटेरियल यानी अयस्कों की उपस्थिति, खनिजों की उपस्थिति, इसके अलावा नदी या फिर नदी स्रोतों की उपस्थिति, जल स्रोतों की उपस्थिति और तथा जलवायविक कारक, जलवायविक उच्चावच्य कारक, ये सब निर्माण करते हैं, ये सब डिसाइड करते हैं कि उद्योगों की स्थिति क्या होगी। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख केंद्र हो जाएंगे विजयवाड़ा, विजयनगर, राजमुंद्री, विजयवाड़ा और एलूर, ये सब इसके यहाँ के प्रमुख केंद्र हैं। तो ये सब हम याद रखेंगे। आइए बात करते हैं बेंगलुरु और तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश पर। बेंगलोर, हैदराबाद, तमिलनाडु, ये हैदराबाद तो इसमें आ जाएगा, तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश पर। तो हम जानते हैं बेंगलुरु को साइंस सिटी कहा जाता है, यहाँ इसको बेंगलुरु को। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे औद्योगिक प्रदेशों का विकास हुआ है, जिसमें आप देखेंगे बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश 1960 तक ये बहुत ज्यादा सीमित रहे, मदुरई, सेलम, बेंगलुरु तक ही सीमित रहे। लेकिन इसके बाद इनमें लगातार इनको गति प्रदान हुई। आप देखेंगे 1932 में यहाँ पे पायकारा जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई, पायकारा जल संयंत्र स्थापित किया गया। इसके अलावा यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग और करघात उद्योग शुरुआत किए गए। इसके अलावा यहाँ पे रिफाइनरी, चेन्नई की में रिफाइनरी स्थापित की गई। सेलम में स्टील उर्वरक प्लांट स्थापित किए गए। इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे लगातार उद्योगों का विकास हुआ। इसके बाद में यहाँ पे ऑटोमोबाइल भारत का डेट्रॉइट भी यहीं पर स्थापित है। एयरक्राफ्ट तथा टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, ये सारी इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हुई। इसके अलावा मशीन उपकरण संबंधी सारी इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हुई और लगातार इस जो औद्योगिक प्रदेश है इसका विकास होता गया। तो यहाँ की महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है, आप याद रखिएगा, हैदराबाद, बेंगलोर और तमिलनाडु जो ये प्रदेश है। चलिए आगे बात करते हैं। गुजरात की हम बात कर चुके हैं, तो इसमें कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। तो यहाँ पे ये कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश का सबसे पहले आपके लिए जरूरी है, ये डेवलप कैसे हुआ, कैसे इसका निर्माण हुआ। तो इसका आधार है बागान कृषि। बागान कृषि इसका प्रमुख आधार है और यहाँ पे जल विद्युत परियोजनाएं, तो बागान कृषि और जल विद्युत परियोजना यहाँ पे स्थापित हुई। फिर इसके बाद में यहाँ पे लगातार औद्योगिकरण बढ़ता गया। फिर आगे चल के आप देखेंगे यहाँ पे प्रसंस्करण इंडस्ट्री कुछ ओपन हुई और इस तरीके से किसी प्रसंस्करण इंडस्ट्री के साथ इस प्रदेश में लगातार औद्योगिकरण हुआ। फिर आगे चल के इसमें कोच्चि रिफाइनरी की स्थापना। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण प्रदेश है कोल्लम तिरुवनंतपुरम। गुजरात में हमने बात की है
गुजरात तो एक मॉडल माना जाता है बाकायदा। भारत में अर्थव्यवस्था के मामले में अगर आप बात करेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 2 मॉडल चलते हैं, एक गुजरात मॉडल हो गया और दूसरा हो गया केरल मॉडल। केरल मॉडल में आपको समाजवाद के दर्शन होते हैं, जबकि गुजरात जो मॉडल है इसमें पूंजीवाद जैसे कुछ दर्शन प्राप्त होते हैं। तो भारत में इन 2 मॉडलों के बीच में बहस चलती है। तो ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमने बताई थी, बात की थी, हाल फिलहाल में यहाँ पे गिफ्ट सिटी ओपन हुई है गुजरात में। इसके अलावा यहाँ पे सेज का भी विकास हुआ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन गुजरात में। बाकी रिफाइनरी, जलयान निर्माण और भी रत्न संबंधी, आभूषण संबंधी जो इंडस्ट्री है, ये सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है गुजरात में। तो गुजरात एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। ठीक है, चलें याद रखिएगा। चेन्नई, इसकी बात हम कर चुके हैं, चेन्नई की भी, ये भी इंडस्ट्रियल सेंटर है और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर निर्माण के मामले में। तो सॉफ्टवेयर निर्माण तो भारत का मुख्य, ये जो आपका और सॉफ्टवेयर निर्माण की बेसिकली आप बात करेंगे तो आप बेंगलोर को देखेंगे, चेन्नई को देखेंगे और दिल्ली एनसीआर को। ये तृतीय क्षेत्र के मामले में सबसे ऊपर है। चलिए चैलेंज की बात कर लेते हैं। क्या चुनौतियां हैं आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत के सामने, चुनौतियों की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चुनौतियां हैं यहाँ पे इंफ्रा की। इंफ्रा जानते हैं, इंफ्रा क्या होता है? किसी भी सेक्टर को निर्माण करने के लिए आधारभूत तत्वों का मिलना। उदाहरण के तौर पर भारत ईवी के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहता है। भारत चाहता है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चलें, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी की आवश्यकता होती है। जबकि हमारे पास बैटरी में यूज होने वाली जो कच्ची धातुएं होती हैं, जो जो कच्चा मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, ये हमारे पास धातुएं बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं होती हैं। ये अधिकतर धातुएं प्राप्त होती हैं चीन के पास सबसे ज़्यादा इनका भंडार है। तो ऐसे में कुल मिला के आप देखें कच्चे माल की कमी, इसके अलावा तकनीक की कमी, इसके अलावा कौशल की कमी, तो इन सब चीज़ों को मिलाकर बोलते हैं इंफ्रा की कमी है भारत देश में। तो इंफ्रा एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है जिस कारण से किसी देश का विकास बाधित होता है। हालांकि फिर भी हम बहुत ठीक ठाक स्तर पर खुद से ही प्रयास करते हैं। आज देखते हैं आप, भारत मोबाइल के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। मोबाइल के मामले में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत विश्व का। ये इस बार के बजट ने भी कवर किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण है हमारे लिए। लैंड एक्विजिशन यानी भूमि का अधिग्रहण, ये एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में। आप देखें कि जितनी भी नई परियोजनाएं आती हैं, ग्रीनफील्ड एफडीआई आती हैं। ग्रीनफील्ड एफडीआई का मतलब क्या होता है? विदेश से निवेश आता है और बिल्कुल नया निवेश आता है। तो उसके लिए जैसे निवेश आया एक किसी फैक्ट्री को खोलने के लिए, तो यहाँ पे भूमि अधिग्रहण एक बहुत बड़ी समस्या होती है, जिस कारण भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो इसलिए ये पॉइंट भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एफडीआई 2 प्रकार की होती है, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड, और भी तरीके होते हैं, लेकिन आपके लिए यही महत्वपूर्ण है। एफडीआई का होता है फॉरेन डायरेक्ट में इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब विदेशी निवेश। तो भारत में लगातार आता है और काफ़ी भारत में इसकी में बढ़ोतरी भी हुई है निवेश में। हालांकि बस लैंड एक्विजिशन एक बड़ी समस्या होती है यहाँ पे। एक्सेस टू फाइनेंस है, इसमें आप देखेंगे जो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्री हैं, इनको जो लोन लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। यानी एमएसएमईज की बात कर रहे हैं। जो एमएसएमई होती हैं, जो छोटी कंपनियां होती हैं, इनके लिए लोन लेने में काफ़ी समस्या होती है। इसके अलावा जो स्टार्टअप होते हैं छोटे, इनको भी कुछ समस्याओं का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। तो इन समस्याओं के बारे में बात की गई है। लोन हो गई, भूमि हो गई अधिग्रहण, इसके अलावा कौशल की कमी हो गई। ये सब भारत की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत में जो कुशल लेबर है इसकी कमी है। हमारे यहाँ पे अकुशल और मध्यम कुशल लेबर की ही ज़्यादा है। और इसके अलावा गिग इकोनॉमी भी भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण है। गिग इकोनॉमी का मतलब एक तरीके से ठेके के आधार पर काम होता है, उसको गिग इकोनॉमी बोला जाता है। स्किल लेबर शॉर्टेज, बिल्कुल स्किल जिसकी हम बात पहले ही कर चुके हैं। हमारे यहाँ पे कुशल श्रम की कमी है, एक ही बहुत बड़ा कारण है भारत में इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आगे ना बढ़ने का। गवर्नमेंट इनिशिएटिव यानी भारत सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए। मेक इन इंडिया, हम जानते हैं भारत सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया गया था। फिर इसके बाद में आप देखेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 में शुरू किया गया था, जिसके माध्यम से ये कोशिश की गई थी कि भारत
आत्मनिर्भर बनेगा बहुत सारी चीज़ों के मामले में और कार्य करेगा। फिर आप देखेंगे इसी अभियान के तहत जो श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं बार बार अपील करते हैं, और इसी के तहत हमने 2047 तक जो ऊर्जा आवश्यकताओं हैं इनमें आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य अपनाया हुआ है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान एक महत्वपूर्ण अभियान है। इसके अलावा हमने जो आईटी इंफ्रा है इसके क्षेत्र में भी काफ़ी कार्य किया है, जिसमें आप देखेंगे यूपीआई देखेंगे आप, यूपीआई का निर्माण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी आईटी इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसके अलावा हमने कुछ प्लेटफॉर्म हमारे जैसे कुछ भी परेशानी होती है तो जैसे एमएसएमई इसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म ने निर्माण किए हैं। इसके अलावा सिंगल विंडो क्लियरेंस, इस तरीके की हमने कुछ शुरुआत की है आईटी इंफ्रा के तहत। तो ये भारत का सरकार के द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। स्मार्ट सिटीज़ मिशन, स्मार्ट सिटीज़ का कार्य क्या था? 100 स्मार्ट सिटीज़ का कार्य का शुरुआत हुई थी जब शुरुआत किया था इस 2016 में इस मिशन को। तो इसमें आप देखेंगे स्मार्ट सिटीज़ मिशन में एक कार्य ये भी था कि जो हमारे इंफ्रा है, जो इंडस्ट्रीज़ है, इसको बेहतर तरीके से डेवलप करना। तो इंफ्रा की डेवलपमेंट के लिए भी इसमें चर्चा की गई थी, इसके लिए बात की जा रही थी और इसके लिए बहुत सारा काम हुआ भी है। तो स्मार्ट सिटी मिशन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतमाला, सागरमाला, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत सड़क और संरचना का निर्माण, यानी सड़क का निर्माण, रोड का निर्माण, और सागरमाला के तहत बंदरगाहों का निर्माण एक महत्वपूर्ण कदम है भारत सरकार के द्वारा लिया हुआ। तो भारतमाला 2017 में सड़क उन्नयन को लेकर शुरुआत की हुई एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके अलावा एक सागरमाला योजना की शुरुआत 31 जुलाई 2015 को हुई थी, 2015 को की गई थी। इसके माध्यम से सभी गांवों, इसके माध्यम से जितने भी बंदरगाह हैं इनके विकास के लिए कार्य करना था, बंदरगाह विकास और परिवहन से इनको जोड़ना था। इस तरीके से ये दोनों योजनाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आइए कुछ अन्य योजनाओं की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिसको हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें एक ऐसी ही योजना है स्किल इंडिया मिशन, क्योंकि आप जानते हैं इंफ्रा और इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्किल इंडिया। तो इसकी शुरुआत हुई थी 15 जुलाई 2015 को। 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास प्रदान करना इसका लक्ष्य था। चलिए आगे बात करते हैं, एक और अन्य योजना की बात करते हैं हम, सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम ये सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई योजना है। राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना इसका लक्ष्य है। ठीक है, रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना। इसकी शुरुआत हुई थी 2016 को, याद रखेंगे। ये भी महत्वपूर्ण योजना है इंफ्रा के मामले में। इसके अलावा एक अन्य योजना थी स्टैंड अप इंडिया। इस योजना का लक्ष्य था, ये 2016 में शुरुआत हुई थी। इस योजना की वित्त मंत्रालय की योजना थी। इसका लक्ष्य था नई कंपनियों को स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण प्राप्त करना। तो ये भी एक महत्वपूर्ण योजना थी। ठीक है, जिसके बारे में आप याद रखिएगा, काफ़ी काम आएंगी ये योजनाएं और महत्वपूर्ण भी हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से। ठीक है, तो इसी तरीके से और हमने सागरमाला के बारे में देखा। एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन भी इसमें शुरू किया गया था, गांव के क्लस्टर बनाने के संबंधित। इसके अलावा सेतु भारतम की हम बात कर चुके हैं, स्टैंड अप इंडिया की बात कर चुके हैं हमने। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने से संबंधित है। तो ये सब हम बहुत नॉर्मल है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे इंफ्रा और इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। तो आइए स्मार्ट सिटीज मिशन की भी बात कर लेते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन, ये जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का, इसमें क्या कार्य था इसका, स्मार्ट सिटीज मिशन का 100 शहरों का चयन कर विकास करना। तो 100 शहरों का इसमें चयन कर विकास करना, इसका लक्ष्य रखा गया था प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी मिशन का।
25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण योजना थी। इससे बीच में कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन आ जाता है कि प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत हुई थी 15, 16, 17, 18, 4 विकल्प दे देगा वो ऐसे। ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये मुद्रा योजना काफी महत्वपूर्ण योजना थी। 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका कार्य क्या था? बिना किसी कोई चीज गिरवी रखे जो देश के लोग हैं उनको ऋण प्रदान करना। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी इसका पूरा नाम था। तो सूक्ष्म उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करना इसका लक्ष्य हुआ करता था। तो अभी भी ये योजना चलती है, हालांकि इससे ऋण कम ही दिया जा रहा है आजकल। अब ऐसी कुछ चीजें चल रही हैं। तो एक ऐसी ही योजना है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया 2014 को शुरुआत हुई थी इस योजना की, 25 सितंबर 2014। इसका लक्ष्य था भारत में मेक इन इंडिया की भारत में उद्योगों की शुरुआत करना और भारत में वस्तुओं का निर्माण करना, स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण, इसका एक लक्ष्य हुआ करता था मेक इन इंडिया। हालांकि इसके बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान आया था, तो ये भी इसी दिशा में एक नया कदम था। तो हमने इन सब चीज़ों, हमने बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में देखा। इसके अलावा हम बात कर चुके हैं कि भारत में किस तरीके से इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है, किन किन क्षेत्रों में भारत में जो उद्योग हैं इनका विकास हुआ है, जिसमें से हमने देखा था कुछ क्षेत्रों के बारे में हमने देखा, मुंबई, एनसीआर, बेंगलुरु, और इसके अलावा हमने चेन्नई, तो इन सब, गुजरात। तो हमने भारत के महत्वपूर्ण कॉरिडोर देखे जो भारतीय लेवल के थे। इसके अलावा अगर हम राज्य स्तर पर भी बात कर सकते थे, लेकिन राज्य स्तर पर बात करने की आवश्यकता उतनी नहीं थी, इसलिए हमने केंद्रीय स्तर पर, पूरे अखिल भारतीय स्तर पर उद्योगों की स्थितियों को देखा, इसके कारणों को जाना। इसके अलावा हमने जाना कि कौन से भौतिक तत्व, भौगोलिक तत्व इसके लिए उत्तरदायी थे। इसके अलावा हमने कुछ योजनाओं के बारे में जाना जो भारत में इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हैं। तो आज के इस लेक्चर को अब हम यहीं कंप्लीट करते हैं और हम अगले सेशन में अब फिर मिलेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।